मेजर आदिल राजा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेजर साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू शाहिद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सिविलियंस जो हैं, हम तो फौज के बारे में कुछ कहते भी हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। आपकी कुर्बानियां जो है वो एक मतलब लाजवाल है। ऐसा बंदा मैं पाकिस्तान में नहीं जानता जो अपना 5-6 करोड़ रुपए का माहाना बिजनेस, 3 नस्लों से आप फौजी खानदान से, फौज से ताल्लुक रखते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसा कब हुआ और ऐसी क्या बात हुई कि आपने सोचा कि नहीं, अब बस है, अब मैंने ये करना है जो अब आप कर रहे हैं? शायद काजी साहब 21 साल मैंने तीसरी नस्ल फौजी अफसर होते हुए जो है वो फौज के अंदर नौकरी की। 5 मैंने इस्तीफे दिए क्योंकि मेरे जहन के अंदर ये बात मुझे समझ आ गई थी कि अगर तो यहाँ पे अगर आपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है तो जो है फिर बड़ा मुश्किल है यहाँ पे गुजारा करना। फिर आपकी रूह मतमईन नहीं रहती, आपकी रूह खुश नहीं रहती है, अंदर से खुश नहीं रहते। मैंने वॉर जोन्स में नौकरियां सियाचिन के ऊपर की तो हम तो सिर्फ सुनते चले आए थे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और वो लोग कफ्फार हैं और उनको जो है उनके खिलाफ जहाद हम कर रहे हैं। ईमान तकवा जहाद के चक्कर में हम लोग तो गए थे, हमने तो यही सुना था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है। आपको पता है ना जो इन्होंने नैरेटिव बनाया, मोहम्मद बिन कासिम आया तो वहां से इस्लाम आया और अब उस नैरेटिव से फिर रहे हैं। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है इनका एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो टूट गई है इस नैरेटिव के ऊपर, अब मजीद चल नहीं रही है। और इन्होंने खुद इस नैरेटिव के अंदर जो है वो शिया सुन्नी का पहले जो है वो आपस में उनको लड़ाया, फिर मुल्ला मिलिट्री अलायंस को इस्तेमाल किया प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए। और बलूचिस्तान के अंदर जो डेथ स्क्वाड चल रहे हैं, जो आप उसमें लश्कर जंगवी टाइप जो शफीक मेंगल के डेथ स्क्वाड हैं, वो भी तो मजहबी और फिरके की बुनियाद के ऊपर चल रहे हैं। तो पुराना नैरेटिव तो तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया। ये कंफ्यूज थे और इन्होंने एक नैरेटिव जो बनाया था और हमें बचपन से स्कूलों में पढ़ाया था, हम तो उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर लड़े थे। लेकिन जब मैं और जाहिर बात है मुझे भी ऑफर हुई, मैं विंग कमांडर था तोरखम का, ठीक है, जिस तरह आप चमन है ना उधर बलूचिस्तान में, तोरखम का विंग कमांडर था, खैबर राइफल का। आपको पता है तोरखम का विंग कमांडर का क्या नहीं हिस्सा होता। मुझे उन्होंने कहा, मेरे अपने कमांडर ने कहा, सेक्टर कमांडर ने, और मेरे अपना उस वक्त एफसी का सेक्टर कमांडर था, कमांडेंट खैबर राइफल की, मैं इतना ज्यादा सुनता नहीं था, बड़ा जबरदस्त बंदा था, लेकिन वो चला गया ऑफिशिएटिंग सेक्टर कमांडर था, उससे मेरे इतना कोई फर्क भी नहीं था और मैं वैसे भी उसको कोई खास नहीं सुनता था। तो मेरे सेक्टर कमांडर ने कहा कि यार तुम सिस्टम से क्यों पंगा ले रहे हो? मैं कहा सर सिस्टम क्या है? कहते सिस्टम वहां पे तुम्हें लोग आके समझा देंगे। तो वहां पे लोकल जो मशर था उस इलाके का वो आया, अब वो मेरे पास आया, उसने कहा वैसे तो हम बंदे की पोस्टिंग करवा देते हैं, हमारा इतना पहुंच है साहब, लेकिन आप, क्योंकि वो बंदा वहां पे तबलीगी जमात का अमीर भी था और मेरा चाचा जो है वो कर्नल इफ्तिखार आजम वो रायवेंड का मुकीम था और हमारा तबलीगी जमात से बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा है भी। तो उन्होंने कहा हम आपके चाचा को जानते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, इन्होंने डाखाना मिलाया मुझसे पहले, तो इस वजह से हम आपको पहले आ गए हैं कि ये हमारा तजारत जो है। मैं कहा तजारत क्या है? स्मगलिंग की आप बात कर रहे हैं? कहते हैं ये तजारत है। मैं कहा ठीक है, वो आपके लिए तजारत है, ठीक है, मानते हैं। मैंने कहा तो रास्ता खुला है आपके लिए, आप सिर्फ ऐसा करो कि कस्टम की पर्ची कटा लिया करो और जाओ। कहते नहीं ना, उस पर फिर बचत नहीं होती। हालांकि मैं जितने अरसे तोरखम के ऊपर रहा, मुख्तसर अरसे, उसमें मुझे कलेक्टर कस्टम पेशावर का फोन आया, वो भी राजा साहब था एक, उसने फोन करके कहा कि यार मैं, और कलेक्टर कस्टम बड़ी चीज होता है, एक मेजर को फोन कर रहा है, विंग कमांडर 2 विंग खैबर राइफल, अब 102 विंग खैबर राइफल है। उसने कहा यार मैंने पूरा कैरियर अपना जो है वो, मैंने कैरियर अपना असिस्टेंट कलेक्टर के तौर के ऊपर तोरखम से शुरू किया था और अब मैं कलेक्टर पेशावर हूं, और मैंने अपने पूरे कैरियर के अंदर जो है वो कभी भी तोरखम से टमाटर, दाल, चिकन, मुर्गी, खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उनका, आटे का, मैंने कस्टम नहीं देखा पे होते हुए। अब कस्टम पे हो रहा है। मैं कहा जी बिल्कुल पे हो रहा है। मैंने कहा यार मैं पता तो करूं, तो पता चला कि आपकी वजह से पे हो रहा है और आपकी वजह से पेशावर में, क्वार्ट में, बाकी पीछे खाने पीने की कीमतें जो हैं वो गिर गई हैं। मैं कहा सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सिर्फ। मैंने कहा बड़ा मुश्किल काम है, ड्यूटी करना, लगता नहीं है तुम ज्यादा अरसे इधर टिकोगे, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता था कि दिलेर अफसर कौन है। मैं कहा सर बड़ी मेहरबानी। मुझे वो जो मशर आया उसने कहा, और मैंने कभी भी ये बात शायद भाई किसी को नहीं बताई, लेकिन क्योंकि आप समझते हुए कल्चर है ना बलूचिस्तान में, इस कल्चर को लेजिटिमाइज कर दिया गया, उसके ऊपर मैं आता हूं बाद में। वही कल्चर है तोरखम के ऊपर भी कि यार आराम सुकून से, मुझे सेक्टर कमांडर ने कहा यार सिस्टम से क्यों पंगा लेते हो? मेरे अपने बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए जो है वो चाचो ने मुझे फोन करके कहा कि यार तुम क्यों यहाँ पे लोगों को तंग कर रहे हो? मैं कहा मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूं, मैं तो किसी को तंग नहीं कर रहा हूं। कहते ये सिस्टम से पंगा। कुछ मॉडर्न भी, मेरे पूरा खानदान फौज के अंदर है,
उन्होंने कहा यार ये तुम सिस्टम से पंगा ले रहे हो ना, तो हमें तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं, तो सिस्टम से पंगा मत लो। मैंने कहा अच्छा। वहां मुझे समझ आया कि सिस्टम है क्या। मुझे उस मशर ने बताया कि, और मैं जी बड़ा हुआ फैज अहमद फैज को पढ़ते हुए, कुदरतुल्लाह शाहब को पढ़ते हुए, शाहबनामा पढ़ते हुए, ठीक है। उसने कहा कि सर यहाँ पे आप 11 बजे दफ्तर आया करो। मैं कहा दफ्तर तो वैसे भी मैं लेट ही आता हूँ, ऊपर चारबाग के किले से नीचे आके लेट आया करो। मैं कहा अच्छा। फिर और जल्दी चला जाया करो, 11 बजे 12 बजे आओ, 1 बजे चले जाओ सर, बस आप बाकी ऐसा हमारा सेटिंग है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा ठीक है। मेरे अपने दोस्त यार आए वहां से ना, जमरोद में मेरे बड़े यार दोस्त हैं, वो आए। उन्होंने कहा यार तू क्या पंगे कर रहा है, हम तेरा सिस्टम सेट कर देते हैं। मैं कहा अच्छा। मैं सिस्टम सेट नहीं करता। फिर मुझे डायरेक्ट जो है वो लोग आए मिलने, और देखा सर ये यहाँ पे विंग कमांडर हमेशा से जो आया, एक आपसे पहले आया था, एक 24-25 साल पहले, वो भी यहाँ पे रहा, फिर नहीं था। तो मैं शायद भी वहां पे गया था, मेरे ऊपर उससे पहले 2 खुदकुश हमले हो चुके थे, गाड़ी वाला जिसमें मैं जख्मी हुआ था, मेरे ऊपर 3 आईडीज हो चुकी थी, मेरा ड्राइवर का सर उतर के गोद में, और मेरे पर्सनल गार्ड सारे कीमे बन चुके थे। और उसी खैबर एजेंसी के बाड़े के अंदर मैं था जिस वक्त ये मेरे ऊपर हो रहा था। और मैंने जब बंदों को पकड़ के हवाले कराया तो आईएसआई ने उनको छुड़वा दिया। और मैंने आईएसआई से पूछा, ऑफिसर कमांडिंग मेरा कोर्समेट था, मैं कहा तुमने क्या किया। मैं अस्पताल से वापस आया, कहता वो हमारे सोर्सेस थे यार। मैं कहा तुम्हारे सोर्सेस मेरे ऊपर हमला कर गए। बिल्कुल। वो कहता तू समझा कर। मैं कहा मैं समझूंगा नहीं, लेकिन समझ मुझे आगे कि अमेरिकियों को वहां पे मरवाया जा रहा था, तो इधर बताना था कि हमारे अपने लोग भी तो मारे जाते हैं, कोलैटरल। हम कोलैटरल वहां पे थे जनाब। तो मैंने कहा यार ये काम, और जब मेरे विंग के 18 बंदे शहीद हो गए वहां पे, तो फिर मैंने कमांडेंट को कहा, आउटगोइंग कमांडेंट था, यूनाइटेड नेशन मिशन के ऊपर जा रहा था, बड़ा जबरदस्त बंदा था। मेरा विंग के बंदों ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा फोन करके, मैंने कहा सर वो मेरे विंग के बंदे कहते हैं कि इससे पहले हम लोग बुनेर में थे, उससे पहले मीर अली के अंदर थे, कोई अभी तक 30 से ऊपर जो है हमारी शहादतें हो चुकी हैं, 30-40 बंदा जो है वो टांगे मांगे कटवा चुका है। तो वो पूछ रहे हैं, मेरे जवान कहते हैं कि क्या खैबर राइफल में जो है वो जान देने का जो ठेका है, बल्कि उसको मैंने कहा सर सेंटिमेंटल, मैंने कहा सर मेरा जवान कहता है कि क्या खैबर राइफल में शहादत देने का जो ठेका है वो 2 विंग खैबर राइफल ने उठाया हुआ है, अब 102 विंग खैबर राइफल है। तो उसने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूं। फिर बात की ने कहा यार तुम तोरखम आ जाओ, तोरखम वाला विंग जो है वो बाड़े में आ जाता है। बाड़े वो चला गया, फोर्ट सलब के अंदर चला गया, मैसूद स्काउट्स का एरिया था, अब वो चेंज हो गया मेरे ख्याल में, लेकिन वो वहां पे चला गया। ठीक है जी, चेंज होगी। और मैं एक उसी जिले के अंदर, उस वक्त एजेंसी थी, उसी जिले के अंदर एक इंतहाई एक्टिव जो वॉर जोन है, और उससे शिफ्ट मारा। और वहां पे जनाब पूरे पूरे गांव को ये लोग करते थे कि उस पर बमबारी करते थे, क्योंकि यार ये गांव है सिपा वहां का, कि यार ये देखो ये जो है वो दहशतगर्द का गांव है। अच्छा, पूरा बमबारी करना उसको। मैं ईरान यार कर क्या रहे हो, फिर टैंकों के साथ चढ़ जाना, ऊपर कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर लेके। मैंने कहा इनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मार रहे हैं, तो ये जवाब नहीं देंगे आपके ख्याल में? एक तो वो मेरा डाउट क्लियर हो गया कि ये कोई जंग वंग नहीं है, ये वॉर विद इन है, अपने बंदे मारे जा रहे हैं यहाँ पे, अपने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, मैंने कहा ये काम नहीं मुझसे, ठीक है भाई मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मुझसे अल्लाह ने ये काम लेना था जो मैं इस वक्त ले रहा हूं, मेरे रब ने ये काम लेना था, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा। मेरे साथ दाएं और बाएं लोग गिरते रहे। आज भी मैं अपने जो है वो बंदे हवलदार लालबाज को नहीं भूल सकता, जो मेरा स्क्वाड का इंचार्ज था, जो मेरा पर्सनल जो स्क्वाड होता है उसकी टांग कट गई थी, उड़ गई थी साथ, और हम लेके सीएमएच पेशावर 8 घंटे ऑपरेशन हुआ था उसका। ब्रिगेडियर मेशवानी ने ऑपरेशन किया था, टांग उसकी जुड़ गई थी, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ आया, मेरे साथ जब मैं कारोबार कर रहा था वहां पे मौजूद होता था, लेकिन उसके साथ उसका फिर स्टमक कैंसर हो गया। लेकिन वो भी अंदर से गाम ही खा जाता है लोगों को। जो मैं आप सिर्फ 11 बजे आओ 1 बजे आओ 75 लाख रुपए हफ्ता, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 में 75 लाख, 2010 में 75 लाख हफ्ते का। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा यार इतना पैसा ये मुझे दे रहे हैं, तो ऊपर कितना दे रहे होंगे? कहते हैं ऊपर हमारी सारी सेटिंग है। मैंने वहां पे जितना भी शायद भाई जितने अरसे रहा ना, मैंने एक काम किया, सिर्फ मैंने उनका पूरा सिस्टम जो है वो देखा, समझा, सबूत इकट्ठा किया। सिस्टम था कि यहां से अगवान ट्रांजिट ट्रेड रूट के नाम के ऊपर जो जितना भी माल कारखानों पेशावर आता है या पूरे पाकिस्तान का माल है, वो आप तोरखम के लिए मंगाते हो क्योंकि चमन दूर पड़ता है, उसको आप मंगवाते हो, उसको कंटेनर को पार्क, कुछ कंटेनर तो जो जर्नैलों के होते हैं जिनमें वेपन्स होते हैं, ग्लॉक पिस्टल मिस्टल, वो तो पीछे ही खुल जाते हैं, वो तो खाली आगे जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी कंटेनर हफ्ते का 5 से 6 अरब रुपया 2010 के अंदर मैंने हिसाब लगाया कि उसका सामान आता था, गेट पार करता था, कंटेनर वहां पे खुलते थे तोरखम में, अफगानिस्तान साइड पे अमरीकी फौज मौजूद थी, अफगान नेशनल आर्मी मौजूद थी, कंटेनर खुलता था, छोटे ट्रकों पे लोड होता था, 2-3 किलोमीटर दूसरी तरफ दरिया के साथ साथ, दरिया काबुल के साथ साथ जो है वो सलमान पोस्ट से अंदर आता था और पीछे से कारखानों पहुंच जाता था। वहां पे कलर कोडेड सिस्टम था चिट्टों का, वो चिट्टे देते थे,
पैसे वैसे नहीं वहां पे दे दिए, चिटों के लेके वहां पे खासादार फोर्स जो है वो सिस्टम उन्होंने सेट किया हुआ था, वो चिटों के हिसाब से हर बुध के दिन जो है वो हिसाब किताब करती थी, खैबर हाउस में जो है वो पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में बैठती थी, जाके वहां पे जाके ठेकेदार पेमेंट करते थे जुमेरात वाले दिन, और जुमे को बालाहिसार में एफसी के जर्नलों से लेके सबको हर किसी को बढ़ चुका था पैसा। ठीक है, ये सिस्टम था वहां पे। मैंने एग्जैक्टली यही सिस्टम चमन में, एग्जैक्टली यही सिस्टम, एग्जैक्टली माल पानी चेक करो, माल पानी, माल पानी। मैंने अच्छा शायद भाई, मैं जो है बंदा कर जाता है ना 75 लाख महीना, वो तनख्वाह कितनी है, 24,000 तनख्वाह थी, बंदे का दिल तो आपका ख्याल है तो नहीं करता, बंदा कहता है यार मतलब कि हर कोई कह रहा है कर लो, फैमिली के अंदर से चाचा का फोन आ रहा है, उधर से फोन आ रहा है, सिस्टम कह रहा है ये सिस्टम है, वो ये सिस्टम है, सिस्टम। बंदा हैरान तो होता है, अंदाजा करो यार, उधर में मारे जा रहे हैं साथ इसी एजेंसी में, और उधर ये गेम है, ये सिस्टम है भाई, सिस्टम से पंगा ना करो, सारे के सारे जो आ रहे हैं बड़ी बड़ी। अच्छा मैंने मशवरा सर, मैंने अच्छा सिस्टम था कि पैसे कैश के अंदर आएंगे। अब मैं इस सर्विस के अंदर इतने अफसरों को जानता था जो एफसी बलूचिस्तान पोस्टिंग करवाते थे, और एफसी जो है वो एनडब्ल्यूएफपी के अंदर पोस्टिंग करवाते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा है, और वो उनके घरों में पैसों की पेटियां भरी हुई होती थी, पेटियां, वो नहीं होती रजाइयां रखने वाली बड़ी बड़ी पेटियां होती हैं, स्टील वाली, पेटियां पैसों की भरी होती थी, क्योंकि वो आप बैंक में डाल नहीं सकते, सोर्स ऑफ फंड ये वो मसला बन जाता है। ठीक है, मैं हैरान परेशान। अच्छा मैंने कहा अच्छा यार ये अगर इस तरह का काम होगा, तो मैंने फिर पीछे फोन किया, घर जो फैमिली है वालदा के साथ थी, वालदा को फोन किया, मैं कहा जी ये इस तरह आपका देवर, आपका भाई, मेरा बॉस, सारे के सारे मेरा दिमाग खा रहे हैं, ये पैसे अगर आएंगे तो पैसे तो फिर पेटियों में जाएंगे, तो ये यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, उधर मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, मेरे सर की कीमत लगाई हुई थी उन लोगों ने, अब यहाँ पे जो है ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया है, और ये मेरा तो जो है वो आप मुझे बताएं अभी क्या करना है। सर उस वक्त मेरी माँ ने मुझे एक बात की, उसने कहा बेटा बात सुनो, पानी की बाल्टी भरी हो ना, उसमें कतरा पेशाब का चला जाए, वो बाल्टी पूरी पलीत हो जाती है, पलीत हो जाती। मैं कहता फिर क्या करूं जी, इधर ये तो कहते हैं यहां से हटा देंगे और वापस भेज देंगे तुम्हें वॉर जोन के अंदर, तुम्हारे विंग के बगैर भेजेंगे, और वहां पे तो अगले हफ्ते जो है मैं डब्बे के अंदर आ जाऊंगा, फिर ठीक है। मेरी माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, तू नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। वहां पे शायद भाई मैंने पहला रिजाइन दिया, ये बड़े अस्कराडू ब्रिगेड को तकलीफ होती है, इसका डिप्रेशन था, इसका फलाना था, सालों मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सिस्टम के साथ नहीं चल सकता था। अच्छा ये नहीं है शायद भाई कि मुझे कोई मसला मसाइल, मेरा ईमान था, जो मेरी जान बची ना, बचपन से मेरी जान बचती चली आ रही है। अमजद मेरा दोस्त था, तो मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हो। मेरे कुछ बहुत चंद से फैंस है मेरे, 2-4, आपकी तरह बड़े फैंस नहीं है मेरे, 2-4 फैंस है। उन्होंने कहा कि राजा साहब से एक सवाल आप जरूर करना, कि सिविलियन हमेशा एक बात सुनते हैं कि फौज के अंदर, आपने अक्सर सुना होगा, अपना एक एहतसाबी अमल है। अब लोग सवाल करते हैं कि आप राजा साहब से पूछना कि क्या वाकई फौज के इदारे में अपना एहतसाबी अमल है, या ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बताया जाता है। शायद कई साहब इन ऑल अवेयरनेस, मैंने आपको इससे पहले बताया कि ऑफिसर क्या करता है, जो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल पे फौज में एहतसाब रैंक के हिसाब से होता है। अगर एक कप्तान चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको ठक करके कहेंगे दफा हो जाओ, कोई बेनिफिट कोई कुछ नहीं, जाओ। लेफ्टिनेंट कप्तान को एक आध गलती माफ करेंगे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर अगर कोई लड़की मड़की के चक्कर में पकड़ा जाएगा, कहेंगे यार जवान है कोई नहीं, लेफ्टिनेंट कप्तान को माफ। लेकिन अगर फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर पकड़ा जाएगा, फारिग कर देंगे ठक करके, या कोई और डिसिप्लिन केस में पकड़ा जाएगा, फारिग कर देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर यही कर लो, लड़की मड़की वाला केस, दोबारा फिर बाज नहीं आएगा, कुछ इस तरह करेगा, या कोई मॉरल टर्पिट्यूड, कोई भी इखलाक से गिरी हरकत, वो फाइनेंशियल करप्शन है या मॉरल करप्शन करेगा, उसको खड़का देंगे। मेजर करेगा उसको भी खड़का देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल करेगा उसको सिवियर वार्निंग देगा, उसका कैरियर तबाह कर देंगे, और उसके बाद कह देंगे कि बेटा अगली दफा हल्का सा मौका दिया तो उसको खड़का देंगे। फुल कर्नल करेगा तो उसको उसका कैरियर बुक कर देंगे सीरियस वार्निंग देके। ब्रिगेडियर करेगा तो उसको बुला के जुबानी कलामी कहेंगे कि बाज आजा, बाज आजा, 1-2 दफा कहेंगे, तीसरी दफा उसका कैरियर खत्म कर देंगे। ठीक है। मेजर जनरल करेगा तो उसको माफ है गुनाह, वो कहेंगे वो खैर है, इस तरह होता है इस तरह के कामों में। लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल अगर इस तरह का काम करे, कहते बड़ी बात है, अभी भी कर सकता है काम है इसका, अभी भी जो है वो काम चलता है। ये अच्छा, ये मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर है, इखलाकी हरकतों के ऊपर है। फाइनेंशियल करप्शन जो फौज की है वो भी इसी तरह, इसी मॉडल के ऊपर, अगर मेजर कप्तान मेजर, लेफ्टिनेंट कप्तान मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल करते हुए पकड़ा जाएगा, फारिग। इसी सोच के साथ अच्छा ऊपर वाला भी पकड़ा जाएगा, सर रिपोर्ट फौरन आ जाती है, या आईएसआई रिपोर्ट कर देगा, या एमआई रिपोर्ट कर देगा, या अपना ही अंदर
FIU जो है वो रिपोर्ट कर देगी, रिपोर्ट हो जाती है, इंक्वायरी खुल जाती है, GHQ को पता चल जाता है। इस वजह से ही पहले से जिन्होंने पैसा कमाना होता है, जो बैरक से बिलियंस कमाने गए हुए होते हैं, वो उस नीयत के तहत जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरा यूनिट का अफसर क्वेटे का ही था, आपके जानने वाला होगा, और वो कहते हैं सर मेरा FC बलूचिस्तान पोस्टिंग करा दो। मैंने कहा क्या करेगा जाके, अच्छा वाला तेरा कैरियर है, तुम अभी कल को ब्रिगेडियर जनरल बन जाएगा। कहते हैं सर पता नहीं चलता इधर से, हल्की सी एक तो जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है, और उसका शौक भी बड़े जो है रंगीन मिजाज था। मैं कहता है सर मैं रंगीन मिजाजी के ऊपर मेरी रिपोर्टें पहले हो चुकी हैं, एक आध और रिपोर्ट आई तो मैं तो खड़काया जाऊंगा, ये भी था उसका इशू था। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है? कहता है सर FC बलूचिस्तान जाऊंगा, कोई ये मैं आपको फिर 2010 बता रहा हूं, अभी आप उसी हिसाब से जो है ना डबल कर लो पैसे। कहता है सर साल डेढ़ में तो लगाऊंगा, वो पकड़ा जाऊंगा साल डेढ़ के अंदर। कहता है सर मेरा कोर्समेट है। मैंने कहा कौन? उसने नाम बताया, गुजर है वो। मैं कहा हाँ वो गुजर तेरा कोर्समेट है? कहता हाँ वो। मैंने कहा जो DHA में प्रॉपर्टी डीलर है अभी? कहता हाँ सर। कहता सर वो गुजर गया था, उसने एज अ मेजर गया था वहां पे, उसने एज अ मेजर वहां पे जो है वो साल एक में वो पकड़ा गया, लेकिन साल में वो 1.5 अरब रुपया कमा चुका था। उसको यहाँ पे GHQ ने इंक्वायरी पे बुलाया। इंक्वायरी भाई कोई इंडिपेंडेंट ओपन इंक्वायरी थोड़ी होती है, बुलाते हैं, कहते हैं तुमने ये काम किया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। हाँ सर किया है। कितने पैसे लिए? जितने मानोगे। कैसा नहीं मैंने 1.5 करोड़ रुपया कमाया। ये 1.5 करोड़ रुपया जमा कराओ। 1.5 करोड़ रुपया आर्मी के कमांड फंड में जमा कराया। 1 अरब 1.5 अरब रुपया कमाया था, उसमें से 1.5 करोड़ जमा कराया, बाकी अपने पास है।